भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में 48वें श्लोक का भाष्य चल रहा है। उसमें जो असत कार्यवादी है कानाद मत, त्यांचं खंडन कर दिया। असत से सत की उत्पत्ति और सत का पुनः असत बन जाना ये उचित नहीं है, ये कह दिया। और उनका खंडन अब चल रहा है, आगे देखिए। ननु ये ना, ननु असत अपि समवाय लक्षण संबंध न विरुद्ध। ठीक है, वो कह रहे अभी, कल खंडन कर दिया था, असत पदार्थ का द्वनुकादि का अपने कारणों के साथ समवाय आदि संबंध हो नहीं सकता, जो कि तुम मान रहे हो। क्योंकि कानाद मत वाले को, असत कार्यवादियों को असत पदार्थ का ही संबंध मानना पड़ता है। क्योंकि बताया था ऐसा नहीं मान सकते, ऐसा नहीं मान सकते, फिर क्या मानना पड़ेगा तुमको? असत पदार्थ का ही संबंध। किसके साथ? कारण के साथ। जैसे असत हुआ द्वनुकादि, क्योंकि उत्पन्न होने के पहले कोई भी पदार्थ क्या होता है? असत ही होता है। द्वनुक जब उत्पन्न हुआ नहीं, या कोई भी लीजिए कार्य घट आदि उत्पन्न हुए नहीं, तो जिस समय उत्पन्न नहीं हुई है उस समय वो क्या है? असत है। फिर उसका कारण के साथ क्या मान रहे? वो संबंध मान रहे, और जो कि उचित नहीं है। कल खंडन कर दिया। अब वो बोल रहे पुनः पूर्व पक्षी, ननु असतः अपि, इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तो देखिए भाई, ननु असतः अपि समवाय लक्षण संबंध न विरुद्धते। मतलब असत पदार्थों का भी समवायात्मक संबंध हो जाता है कारण के साथ। इस बात को मानने के लिए कोई विरोध नहीं है। कौन कह रहे? पूर्व पक्षी। अब कैसा, तो उसको पूछेंगे तो बता दे। देखिए, मतलब उनका कहना है कि घट उत्पन्न होने के पहले घट कैसा है? असत है कि नहीं? तो असत ऐसे घट का भी अपना कारण जो कपाल, उसके साथ समवायादि संबंध बन सकता है, ऐसा बोल रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। ननु असत अपि समवाय लक्षण संबंध न विरुध्यते। तो उसका खंडन कर रहे, बोलेंगे कैसा असत का संबंध मान सकते हो तुम? तो उत्तर दे रहे खंडन आगे, न क्यों वंध्या पुत्रादि नाम अदर्शनात्। तो न इसके ऊपर लिखिए खंडनम। ठीक है, देखिए भाई, वंध्या पुत्रादि नाम अदर्शनात्। यदि असत पदार्थों का भी अपने कारण के साथ समवायादि संबंध मानोगे, तो वंध्या पुत्र भी कैसा है? असत है। उसका भी फिर किसी न किसी के साथ संबंध होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए असत पदार्थों का समवायादि रूप संबंध बनता है, ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं। न वंध्या पुत्रादि नाम अदर्शनात्। आगे देखिए, घटादेः एव प्राग भावस्य स्व कारण संबंध भवति न वंध्या पुत्रादेः। अब उस पर यदि पूर्व पक्षी बोलेगा, समझ लीजिए, तो उनका कहना ठीक नहीं है, इस बात को बता रहे हैं। तो सिद्धांती बोल रहे हैं यदि तुम ऐसा कहोगे तो वो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। तो क्या कह सकते हैं वो पूर्व पक्षी लोग? इसका अनुवाद कर रहे सिद्धांती। क्या बोल रहे? देखिए, घटादेः एव प्राग भावस्य स्व कारण संबंध भवति न वंध्या पुत्रादेः। तो कैसा पढ़ेंगे इसको? देखिए, और थोड़ा आगे पढ़ते, अभावस्य तुल्यत्वे अपि इति विशेषः अभावस्य वक्तव्यम। ठीक है, समझ लीजिए। अब वो बोलेंगे, कौन?
पूर्व पक्षी क्या बोलते हैं, देखिए समझ लीजिए परमाणु विद्यमान है, बरोबर, द्वनुक अभी उत्पन्न हुआ नहीं है। उस द्वनुक में परमाणु का उस परमाणु में, परमाणु तो कारण है और कार्य कौन है, द्वनुक। तो स्थिति अभी किसकी है, परमाणु की, उसमें अभी द्वनुक उत्पन्न नहीं हुआ है। तो द्वनुक उत्पन्न होने के पहले उस परमाणु में द्वनुक का क्या है, प्रागभाव, प्रागभाव, ठीक है जी। जैसे घट और कपाल, अभी कपाल बनी हुई है, कपाल में घट बना नहीं है, तो कपाल में घट उत्पन्न होने के पहले घट का कपाल में अभाव है, कौन सा, प्रागभाव है, ठीक है कि नहीं। और वो प्रागभाव ही जब कारण का व्यापार बन जाता है तब घट में घट रूप बन जाता है, ये उनका कहना हुआ। तो अभाव ही क्या बन जाता है, घट, अर्थात घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है, प्रागभाव। तो घट हाँ अभाव रूप हुआ, प्रागभाव रूप है। उस घटात्मक जो प्रागभाव, उसका संबंध बनता है किसके साथ, कारण के साथ, अन्य अभाव का नहीं बनता है। क्या कहना है, उनका अभाव तो बहुत सारे हैं, किंतु अपने कारण के यानी कोई भी कार्य उसका जो कारण, उस कारण के साथ समवाय संबंध उसी अभाव का बनता है, किसका, कि उस कार्य का जो प्रागभाव है। जैसे घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है, प्रागभाव, उस प्रागभाव का ही कपाल के साथ समवाय बन सकता है, अन्य अभाव का नहीं। तो पीछे का जो वाक्य कहा ना, ननु असत अपि समवाय लक्षण संबंध न विरुद्ध, तो वही उनका भी अनुवाद हो रहा है, अनुवाद कर रहे सिद्धांती। ऐसा तुम यदि मानेंगे, क्योंकि दूसरे अभाव का तो कारण के साथ समवाय संबंध मान नहीं सकते, तो मानना पड़ेगा आपको किसका, प्रागभाव का, है कि नहीं। क्योंकि आपके सिद्धांत के अनुसार प्रागभाव ही घट रूप बन जाता है, घट बन जाता है कि नहीं। द्वनुक का प्रागभाव जो कि परमाणु में विद्यमान है, वही प्रागभाव द्वनुक का प्रागभाव जब द्वनुक बनता है तो प्रागभाव वही द्वनुक हो जाता है। इसका मतलब उस कार्य का जो प्रागभाव है उसका ही अपने कारण के साथ क्या बनता है, समवाय बनता है, यही कहेंगे ना। तो वही देखिए, उसका अनुवाद करके फिर खंडन करेंगे। देखिए थोड़ा अन्वय करते हैं, कैसा पढ़ेंगे, देखिए अभावस्य तुल्यत्वे अपि, शब्द मिले, अभावस्य तुल्यत्वे अपि, शुरू से, घटादेहे, एक शब्द छोड़कर, घटादेहे प्रागभावस्य एव, पीछे घटादेहे प्रागभावस्य एव स्वकारण संबंधः भवति, स्वकारण संबंधः भवति, न वन्द्या पुत्रादेहे, न वन्द्या पुत्रादेहे हो गया। इसके बाद आगे दो शब्द छोड़कर, न वन्द्या पुत्रादेहे इति अभावस्य विशेषः वक्तव्यः, अभावस्य विशेषः वक्तव्यः हो गया। अर्थ देखिए भाई, अभावस्य तुल्यत्वे अपि, अभाव तो सब अभाव ही है, तो अभावत्वेन रूपेण सभी अभाव समान होने पर भी, है कि नहीं, अभावस्य तुल्यत्वे अपि, क्या, घटादेहे प्रागभावस्य, घटादिकों का जो प्रागभाव उनका ही स्वकारण संबंध भवति, स्वकारण, स्वकारण मतलब परमाणुवादी कारण, है कि नहीं, कारण के साथ। तो द्वनुक का कारण कौन हुआ, परमाणु, घट का कारण कौन हुआ, कपाल। इस प्रकार से स्वकारण संबंध, परमाणुवादी कारण के साथ संबंध, किसका, किसका, प्रागभाव का, किसका प्रागभाव,
द्यनुक का प्राग भाव, यद्यपि द्यनुक के बहुत सारे अभाव हो सकते हैं, प्रध्वंसाभाव, प्राग भाव, अन्योन्य भाव आदि आदि, किंतु द्यनुक का जो प्राग भाव है उसका ही केवल द्यनुक का कारण जो परमाणु, उस परमाणु के साथ समवाय संबंध बनेगा, अन्य अभाव का नहीं। बात समझ में आई ना? तो फिर उनको पूछेंगे कि भाई अभाव तो अभाव ही होते सब, तो उन अभावों में केवल प्राग भाव का ही उस कार्य का जो कारण उसके साथ समवाय बनता है, अन्य अभाव का नहीं बनता है, ऐसा क्यों? इसका मतलब उस प्राग भाव में कुछ विशेषता होनी चाहिए, तो क्या उसमें विशेषता है वो बताओ, ऐसा पूछेंगे। क्यों? कि अन्य अभाव का तो संबंध, समवाय संबंध नहीं बन रहा है, नहीं मान रहे हो, और किसका मान रहे हो? प्राग भाव का ही मान रहे, और प्राग भाव को छोड़कर अन्य अभाव का संबंध कारण के साथ मान नहीं सकते, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है? असत का असत ही सत बन जाता है। तो घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है? प्राग भाव, अर्थात अभाव मतलब क्या हुआ? वो असत, घट है ही नहीं उत्पन्न होने के पहले, तो असत हुआ। तो असत मतलब असत है, फिर बनने के बाद वही घट क्या बन जाता है? सत। तो असत मतलब अभाव हुआ, तो कौन सा अभाव है? तो प्राग भाव। घट उत्पन्न होने के पहले घट का क्या है? प्राग भाव, तो वही असत हुआ ना। तो प्राग भाव भी कैसा हुआ? घटात्मक ही है, क्योंकि वही घट बनने वाला है। इसलिए उस प्राग भाव का घट का कारण जो कपालादिक, उनके साथ समवाय संबंध बनेगा, अन्य का नहीं। तब उनको पूछेंगे क्यों उस प्राग भाव का ही कारण के साथ समवाय संबंध बनता है, अन्य अभाव का नहीं बनता है। ठीक है ना? पंक्ति देखिए, अभावस्य तुल्यत्वे अपि, अभाव समान होने पर भी प्राग भाव, घटादि प्राग भावस्य एव, घटादि के प्राग भाव का ही स्व कारण संबंध भवति, अपने कारण के साथ क्या होता है? संबंध होता है। न वंद्यापुत्रादे, है कि नहीं? वंद्यापुत्रादि है कि नहीं? मतलब वंद्यापुत्र का अभाव, वंद्यापुत्र क्या है? अभाव ही, अभावात्मक ही है ना। वंद्यापुत्र का कोई भाव होता है क्या? नहीं, वंद्यापुत्र क्या है? अभाव ही है। तो उसका क्यों नहीं होता है किसी कारण के साथ संबंध, ये पूछा। न वंद्यापुत्रादे, न वंद्यापुत्रादि, इस पर एक शब्द, न तु वंद्यापुत्रादि लक्षण अभावस्य, न तु वंद्यापुत्रादि लक्षण अभावस्य इति वैशेषिक मतम। इति वैशेषिक मतम, ठीक है। न तो वंद्यापुत्रादि लक्षण अभावस्य इति वैशेषिक मतम, मतलब वंद्यापुत्रादि स्वरूप जो अभाव है उसका किसी के साथ संबंध होता नहीं, होता है तो किसका? केवल प्राग भाव का। ठीक है। न वंद्यापुत्रादे हे इति, इति इति शब्द का अर्थ लिखिए एवं तर्हि, एवं तर्हि मतलब यदि ऐसी बात है तो, एवं तर्हि ऐसी बात है तो मतलब केवल प्राग भाव का ही संबंध बनता है, अन्य भाव का संबंध बनता नहीं है, ऐसा तुम मान रहे हो। यदि ऐसा है तो अभावस्य विशेष वक्तव्य है कि नहीं? अभाव का, अभाव की कुछ विशेषता बताना चाहिए, है कि नहीं? वक्तव्यम, इस पर लिखिए वाक्य, अत्र विशेष हेतुम पृच्छति अद्वैती, अत्र विशेष हेतुम पृच्छति अद्वैती विशेष इति पूर्णविराम। तर्हि अभावस्य विशेषः, कंस में लिखिए भेदः, बराबर विलक्षणता, कंस बंद, वक्तव्य। ठीक है जी,
देखिए भाई, सिद्धांती वेदांती उनको पूछ रहे हैं कि विशेष बताओ, वैशिष्ट्य बताओ, भेद बताओ, उस अभाव की विलक्षणता बताओ, प्राग भाव का क्यों संबंध होता है और वंद्या पुत्रादि स्वरूप जो अभाव है उनका संबंध नहीं बनता है। ठीक है जी, आगे चलिए। अब उस पर उत्तर देंगे कदाचित कौन? वो पूर्व पक्षी। क्या बोलेंगे वो? है ना विशेषता, विशेषता है इसीलिए तो हम कर रहे हैं, ऐसा वो बोलेंगे। तो उनको पूछेंगे क्या विशेषता है बताओ, तो वो बोलेंगे देखो भाई, घटादि का जो प्राग भाव है वो सब सप्रतियोगी का अभाव है, उसका कोई कोई प्रतियोगी होता है। और वंद्यापुत्र ये जो अभाव है, वंद्यापुत्र ही अभाव है, तो उसका कोई प्रतियोगी है ही नहीं है। यही इसकी विशेषता है प्राग भाव की। ऐसे यदि वो कहने का प्रयास करेंगे कौन? पूर्व पक्षी, तो उनका खंडन कि ऐसा प्रतियोगी को लेकर आप अभाव की विशेषता नहीं बता सकते। ठीक है कि नहीं? विशेषता हम किसकी पूछ रहे हैं? अभाव की। प्रतियोगी को लेकर विशेषता नहीं होगी, क्योंकि प्रतियोगी तो प्रतियोगी होता है, अलग अलग प्रतियोगी हो सकते, प्रतियोगी की विशेषता होती है। हम पूछ रहे हैं अभाव की विशेषता, वो कहाँ विशेषता है बताओ? तो उसको बोल रहे देखिए, एकस्य अभावः, द्वयोः अभावः, सर्वस्य अभावः, प्राग भावः, प्रध्वंसाभावः, इतरेतराभावः, अत्यंताभावः इति लक्षणतः न केनचित् विशेषः दर्शयितुं शक्यः। तो आगे कैसा पढ़ेंगे? अंतिम की पंक्ति, इति लक्षणतः, इसके आगे इति लक्षणतः विशेषः न केनचित् दर्शयितुं शक्यः। ठीक, लक्षणतः का अर्थ करिए स्वरूपतः। ठीक है जी, देखिए अर्थ, एकस्य अभाव, एक का अभाव, दो का अभाव, द्वयोः अभाव, सर्वस्य अभाव, सबका अभाव, पुनः प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, इतरेतरा भाव, है कि नहीं, अन्योन्य भाव जिसको बोल सकते हैं, और अत्यंता भाव इति, इस प्रकार के स्वरूप लक्षणतः नाम स्वरूपतः विशेषः न केनचित् दर्शयितुं शक्य। अभावों का, अभाव के स्वरूप में कोई विशेषता बता नहीं सकते। प्रतियोगी भले भिन्न भिन्न हो, अभाव तो सब अभाव ही है, क्या उनमें विशेषता है? कुछ नहीं। समझ लीजिए 10 लोग है कि नहीं, और पूछा उनको, आप लोगों के पास समझ लीजिए पैसा है क्या? ठीक है, तो उन्होंने उत्तर देना शुरू कर दिया। एक ने उत्तर दिया कि मेरे जेब में 1 रुपये का अभाव है। कितना अभाव है? 1 रुपये का अभाव। दूसरे ने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे पास तो 10 रुपये का अभाव है। तीसरे ने कहा मेरे पास 500 रुपये का अभाव है। चौथे ने कहा 1000 रुपये का अभाव है। ऐसा करके बताते गए। ठीक है कि नहीं? अब सभी के पास क्या है? अभाव ही है, चाहे वो 1 रुपये का अभाव हो, चाहे 10 रुपये का अभाव हो, चाहे 500 रुपये का अभाव हो, है कि नहीं? तो प्रतियोगी भले भिन्न भिन्न हो रहा है, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, है कि नहीं? 100 रुपये का अभाव प्रतियोगी 100 हुआ, 500 रुपये का अभाव प्रतियोगी 500 हुई। तो प्रतियोगी भले भिन्न भिन्न हो, किंतु सबका अभाव तो अभाव है। ये तो नहीं कह सकते ना, अच्छा तुम्हारे पास तो 1 रुपये का अभाव, तुम हट जाओ, तुम्हारे पास 500 रुपये का अभाव है, चलो एक वस्तु खरीद के लाते हैं, क्योंकि आपके पास बड़ा अभाव है, 500 रुपये का अभाव है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। चाहे 1 रुपये का भी अभाव ही है, उससे भी कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि अभाव से क्या खरीदेंगे? और 500 रुपये का भी क्या है? अभाव ही है, उस अभाव से कुछ खरीद सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? अभाव ही है। ठीक है कि नहीं? उस प्रकार सिद्धांती उनको बोल रहे हैं कि तुम प्रतियोगी को लेकर क्या विशेषता नहीं कर सकते, क्योंकि अभाव तो अभाव ही है, चाहे वो प्राग भाव हो, 1 का अभाव हो, 2 का अभाव हो, प्रध्वंसा भाव हो, अत्यंता भाव हो, है कि नहीं? यदि उस अभावों में कुछ विशेषता है नहीं, तो प्राग भाव का ही अपने कारण के साथ समवाय संबंध बनता है, अन्य अभावों का नहीं। ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। जो कि उन्होंने कहा था ना कि अभाव का भी संबंध बन जाएगा, न विरुद्धते, ऐसा लिखा था सूत्र में, तो उनका कहना ठीक नहीं है, ये कहना है। लग गए पंक्ति? देखिए पुनः पढ़ता हूं।
एकस्य अभाव, द्वयोः अभाव, सर्वस्य अभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव, अत्यंताभाव इति लक्षणतः, इस प्रकार के अभाव के स्वरूप से विशेषः न केनचित् दर्शयितुं शक्य, कोई विशेषता नहीं दिखा सकते हैं। लिखते इस पर एक वाक्य, एक द्वि सर्वादि प्रतियोगी वशात, एक द्वि सर्वादि प्रतियोगी वशात एव अभावस्य भेदः, अभावस्य भेद अर्धविराम, न तु स्वरूपतः, न तु स्वरूपतः इति कृत्वा वन्द्यापुत्राद्यभावः, वन्द्यापुत्राद्यभाव अपि सप्रतियोगिकः एव, सप्रतियोगिक एव इति न विशेषः इति भावः। इति न विशेषः इति भावः। ठीक है जी। देखो भाई, एक द्वि सर्वादि प्रतियोगी वशात, एक दो सब, इस प्रकार के प्रतियोगी के निमित्त से वशात एवं अभाव से भेद, ऐसे यदि कहोगे और वंद्य पुत्र का कोई प्रतियोगी नहीं ऐसा कहेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। न तो स्वरूपतः, अभाव के स्वरूप में भेद नहीं है, न तो स्वरूपतः इति कृत्वा, ऐसा होने से तो वंद्या पुत्रादि अभाव, तो वंद्या पुत्र का अभाव, तो वो भी, उसका भी प्रतियोगी वंद्या पुत्र हो ही गया, क्योंकि वंद्या पुत्र का अभाव, तो अभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? वंद्या पुत्र, तो भी सब प्रतियोगी हुआ, तो प्रतियोगी को लेकर अभाव का भेद नहीं होता है। इति कृत्वा वंद्या पुत्रादि अभाव अपि सप्रतियोगिक एव इति न विशेषः इति भावः। इसलिए अभाव के स्वरूप से, स्वरूप में कोई विशेष नहीं है। चलिए आगे। अब क्या सिद्ध हुआ अभी तक कि उन्होंने क्या कहने का प्रयास किया? अभाव का, प्राग भाव का अपने का उस प्रतियोग कार्य के उपादान कारण के साथ संबंध बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हम लोग, ऐसा वो कह गए थे, तो उनका खंडन कर दिया। आप मान सकते हो तो कौन सा भाव मान सकते हो? प्राग भाव। अब पुनः हम पूछेंगे तो प्राग भाव का ही फिर क्यों संबंध, अन्य अभाव का क्यों नहीं? तो विशेषता बताओ, तो कोई विशेषता तो है नहीं, ठीक है ना। फिर यदि विशेषता है नहीं तो आगे फिर चलिए, असति च विशेषे, यदि विशेषता नहीं है तो असति च विशेषे घटस्य प्राग भाव एव कुलालादि भी घट भावम आपद्यते, अर्धविराम, संबध्यते च भावेन कपालाख्येन स्वकारणेन, अर्धविराम, सर्व व्यवहार योग्य च भवति, अर्धविराम, न तु घटस्य एव प्रध्वंसा भावः अभावत्वे सति अपि इति, ठीक है, प्रध्वंसाद्याभावानां न क्वचित् व्यवहार योग्यत्वम्, अर्धविराम, प्राग भावस्य एव द्युनुकादि द्रव्याख्यस्य उत्पत्त्यादि व्यवहारार्हत्वम् इति एतत् असमंजसम्। क्यों? अभावत्व अविशेषात् अत्यंत प्रध्वंसा भावयोः इव। देखिए भाई, शुरू से पढ़ते हैं। असति च विशेषे, कैसा पढ़ेंगे? च विशेषे असति, च विशेषे असति, इतना लग गया। और विशेषे असति, तो ऊपर से ऊपर क्या खंडन कर दिया कि कोई विशेष है नहीं अभावों में, है कि नहीं। और अब कह रहे कि विशेषे असति, यदि कोई विशेषता यदि नहीं है तो, सीधा प्रश्न,
क्या प्राग भाव का ही संबंध क्यों? एक बात, प्राग भाव ही घटरूप बन जाता है, अन्य अभाव नहीं, ये क्यों? दूसरा प्रश्न है कि नहीं? और व्यवहार योग्य भी प्राग भाव ही होता है, अन्य अभाव नहीं, ऐसा क्यों? ऐसे सब प्रश्न पूछ रहे हैं। कब? कोई यदि विशेष है नहीं तो अभाव तो अभाव ही है, अभाव में कोई विशेष है नहीं है, तो फिर प्राग भाव का ही संबंध क्यों? प्राग भाव ही घट रूप बन जाता है क्यों? प्राग भाव ही व्यवहार योग्य बन जाता है कि घट बन गया फिर पुनः नष्ट हो गया, घट रूप बन गया इत्यादि, ये सब ऐसा प्राग भाव को लेकर ही क्यों हो रहा है? ऐसा पूछ रहे कौन? सिद्धांती पूर्व पक्षी को। लग गया जी? पंक्ति देखिए, च विशेषे असति, मतलब विशेष यदि है नहीं तो घटस्य प्राग भाव एव लिख दिया, केवल घट का प्राग भाव ही कुलालादि भी घट भाव मापद्यते। पहली बात, घट का प्राग भाव ही केवल कुलालादि के व्यापार के द्वारा घट भाव मापद्यते, मतलब घट भाव को प्राप्त होता है, घट रूप बनता है कि नहीं? घट का प्रध्वंस भाव घट रूप नहीं बनता, घट का अन्योन्य भाव घट रूप नहीं बनता है कि नहीं? घट का अत्यंत भाव घट रूप नहीं बनता है, और केवल कौन बन रहा है? प्राग भाव। किंतु क्यों प्राग भाव ही बनता है बताओ? तो क्यों विशेषता बताओ? और विशेषता तो है नहीं, ये बात। घटस्य प्राग भाव एव कुलालादि भी घट भावम आपद्यते, एक बात हुई। आगे चलिए, आगे कैसा पढ़ना? एक शब्द छोड़कर, च भावेन कपालाख्येन स्वकारणेन पीछे संबध्यते, ये दूसरी बात। च और भावेन कपालाख्येन स्वकारणेन, तो भाव कौन है? कपाल, भाव पदार्थ है कपाल, और जो कि घट का कारण है कौन? कपाल। तो भावेन कपालाख्येन स्वकारणेन, मतलब भाव रूप ऐसा जो कपाल जो कि घट का कारण है, उस कपाल के साथ ही संबद्धते, संबद्ध हो जाता है कौन? प्राग भाव, है कि नहीं? प्राग भाव के बारे में चर्चा चल रही है। तो प्राग भाव ही क्या हो रहा है? पहली बात बताई, घट रूप को प्राप्त होता है। वो प्राग भाव ही उस घट का कारण जो भाव रूप कपाल, उस कपाल के साथ संबंध हो जाता है, समवाय संबंध उसका हो जाता है, ये दूसरी बात। तो लेकिन हम पूछ रहे क्यों प्राग भाव का ही, अन्य अभाव का क्यों नहीं? दो बात समझ में आई? चलिए आगे हो गया नहीं? ये च भावेन कपालाख्येन स्वकारणेन संबध्यते, ये हो गया। आगे देखिए, आगे क्या पुनः कैसा पढ़ेंगे? पुनः दो शब्द छोड़कर च को लीजिए पहले, च पीछे सर्व व्यवहार योग्य भवति, तीसरी बात की, च सर्व व्यवहार योग्य भवति। ठीक है जी, सभी व्यवहार के लिए योग्य बन जाता है कौन? प्राग भाव, है कि नहीं? अन्य भाव नहीं, केवल प्राग भाव ही सर्व व्यवहार योग्य हो जाता है। अब सभी व्यवहार के योग्य लिए मतलब क्या? तो लिखते उसके ऊपर एक वाक्य, फिर आगे चलेंगे। स्वकारणेन संबद्धः, स्वकारणेन संबद्धः च उत्पत्तिः, स्थिति नाशादि, उत्पत्ति स्थिति नाशादि सर्व व्यवहार योग्यो भवति। सर्व व्यवहार योग्यो भवति, देखिए भाई, सभी व्यवहार के लिए योग्य हो रहा है कौन? प्राग भाव। कैसे? स्व कारण संबंध, है कि नहीं? कारण के साथ संबद्ध, एक बात। पुनः उसकी उत्पत्ति, मतलब वही प्राग भाव घट बन जाता है, तो मतलब उत्पन्न हुआ घट रूप से, घट, है कि नहीं? घटात घट रूप से कौन उत्पन्न हुआ? प्राग भाव ही उत्पन्न हुआ, एक। पुनः घट रूप से स्थित रहा कौन? प्राग भाव, क्योंकि प्राग भाव ही घट बना है ना, तो घट रूप से स्थित रहा। इतना ही नहीं, फिर जब घट टूट गया, घट फूट गया, तो क्या हुआ? नाश किसका?
प्राग भाव का। तो सब व्यवहार किसको लेकर कर रहे हो? प्राग भाव को। तो प्राग भाव का ही संबंध होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, वही स्थित रहता है, उसका ही नाश होता है। इस प्रकार से सभी व्यवहार के लिए योग्य हो रहा है कौन? प्राग भाव। लेकिन क्यों प्राग भाव ही? ये तो प्रश्न है ना। चलिए आगे। च सर्व व्यवहार योग्य भवति, लग गया इतना? भवति। आगे एक शब्द छोड़कर, तू घटस्य एव, न को बाद में लेंगे। तू घटस्य एव प्रध्वंसाभावः अभावत्वे सति अपि न इति पूर्णविराम, न इति हो गया जी। चलिए, इस पैराग्राफ के पहले वाक्य में क्या आया था? घटस्य प्राग भाव एव आया था ना। एव का अर्थ लिख रहे अभी। तू मतलब केवल प्राग भाव का ही, अन्य का नहीं। एव का अर्थ है, उसी को स्पष्टीकरण कर रहे। तू परंतु घटस्य एव प्रध्वंसा भाव। देखिए, जैसा घट का प्राग भाव है ना, उसी प्रकार घट का प्राग भाव प्रतियोगी कौन? घट। उस प्रकार घट का प्रध्वंसा भाव प्रतियोगी कौन? घट। प्रतियोगी तो समान है कि नहीं? प्राग भाव भी अभाव है, प्रध्वंसा भाव भी अभाव है, दोनों अभाव है, दोनों का प्रतियोगी एक है। तो भी प्राग भाव ही केवल सभी व्यवहार के लिए योग्य हो रहा है और प्रध्वंसा भाव नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है फिर बताओ? ये पूछ रहे हैं, है कि नहीं? किसको? असत कार्यवादी को, कानात मत वाले को। ठीक, देखिए, तो घटस्येव, घट का ही प्रध्वंसा भाव अभावत्वे सति अपि, मतलब अभाव होने पर भी न इति, नहीं होता है, सभी व्यवहार के लिए योग्य नहीं होता है। ऐसा क्यों? ये बात हो गई। ठीक है, एक वाक्य लिखेंगे इस पर, घटस्य एव पर। घटस्य एव प्रध्वंसा भावः घटस्य एव प्रध्वंसा भाव कुलालादिभिः घट भावं न अपद्यते। घट भावं न अपद्यते, अर्धविराम, भावेन न संबध्यते। भावेन न संबध्यते, अर्धविराम, अर्धविराम, व्यवहार योग्य च न भवति। व्यवहार योग्य च न भवति। ठीक, देखिए भाई, घटस्य एव प्रध्वंसा भाव है कि नहीं? जैसे घट की प्राग भाव सब व्यवहार उसका हो रहा है, उसी प्रकार घटस्य एव, उसी घट का प्रध्वंसा भाव कुलाल आदि भी, कुलालों के द्वारा, कुलाल आदि के व्यापारों के द्वारा घट भावम न अपद्यते, घट भाव को प्राप्त नहीं होता है। भावेन न संबद्धते, घट का कारण जो कपाल आदि, उसके साथ संबंध भी नहीं होता है और व्यवहार योग्य भी नहीं होता है। कौन? प्रध्वंसा भाव। और सबका सब व्यवहार होता है किसके साथ? प्राग भाव के साथ। और किसके साथ नहीं हो रहा है? प्रध्वंसा भाव के साथ, है कि नहीं? फिर पूछेंगे क्यों ऐसा होता है, क्या विशेषता है? विशेषता तो कुछ बता नहीं सकते। ठीक, देखिए, तू घटस्य एव प्रध्वंसा भावः अभावत्वे सति अपि न इति, लग गया? आगे, प्रध्वंसाद्य भावानाम, प्रध्वंसादि अभावानाम न क्वचित व्यवहार योग्यत्वम, है कि नहीं? प्रध्वंसादि जो अभाव है, बाकी के अभाव, वो भी तो घट की है, तो भी उनमें क्वचित व्यवहार योग्यत्वम न, उनके गुण कहीं पर भी व्यवहार योग्य वो नहीं हो रहे हैं। ठीक, आगे, प्राग भावस्य एव द्युनुकादि द्रव्याख्यस्य उत्पत्त्यादि व्यवहारार्थत्वम इति एतत् असमंजसम। ठीक, प्राग भावस्य एव, केवल प्राग भाव ही द्युनुकादि द्रव्याख्यस्य उत्पत्त्यादि व्यवहारार्थत्वम, प्राग भाव ही केवल द्युनुकादि रूप बन जाता है। जैसे द्युनुक का प्राग भाव, जब उसके कारण में
परमाणु आदि में व्यापार होगा तब क्या बनेगा? वो द्योनुक का प्राग भाव ही द्योनुक बनेगा। घट का प्राग भाव ही जब कुलाल आदि को में व्यापार होगा तब घट का प्राग भाव ही क्या बनेगा? घट बनेगा, है कि नहीं? और बाकी क्या भाव नहीं बनते। ये क्यों? देखिए, प्राग भाव से एव द्योनुकादि द्रव्याख्यस्य उत्पत्त्यादि, तो द्योनुक रूप से उत्पन्न हुआ, घट रूप से उत्पन्न हुआ, इस रूप से द्योनुकादि द्रव्याख्यस्य उत्पत्त्यादि व्यवहारत्वम, उस रूप से वो उत्पन्न होता है, इस प्रकार के व्यवहार के लिए योग्य होता है कौन? प्राग भाव, है कि नहीं? अर्हत्वम इति एतत्, है कि नहीं? इति एतत्, एतत् का अर्थ लिखिए वचनम। एतत् मतलब वचनम। क्या अर्थ हुआ फिर? इति एतत् वचनम असमंजसम, ये तुम्हारा कहना असमंजसम। असमंजसम का अर्थ है अयुक्तम। अयुक्तम, ठीक है जी। तो देखिए वाक्य का अर्थ पूरा कैसे लगता है, फिर थोड़ा सा पीछे से पढ़ेंगे। प्रध्वंसा भाव अभावत्वे सति अपि, लगा इतना? प्रध्वंस भाव भी तो अभाव ही है, अभाव होने पर भी, है कि नहीं? प्रध्वंसादि अभावानाम न क्वचित व्यवहार योग्यत्व, प्रध्वंसादि अभाव को कोई कहीं पर भी व्यवहार योग्यत्व नहीं है। प्राग भाव से एव द्योनुकादि द्रव्याख्यस्य उत्पत्त्यादि व्यवहार योग्यत्वम उत्पत्त्यादि व्यवहार अर्हत्वम इति एतत् असमंजसम। मतलब प्राग प्रध्वंसा भाव कहीं पर भी व्यवहार योग्य नहीं होता है, केवल प्राग भाव ही सब जगह व्यवहार योग्य होता है। इस प्रकार का तुम्हारा कहना, वचन बोलना, ये क्या है? अयुक्त है, असमंजस। लग गया जी? असमंजसम के ऊपर एक लिखते थोड़ा सा। अभावत्वे सति अपि अभावत्वे सति अपि प्रध्वंसा भावस्य उत्पत्त्यादि व्यवहार अनर्हत्वम, उत्पत्त्यादि व्यवहार अनर्हत्वम, अर्धविराम। प्राग भावस्य एव तत् अर्हत्वम, प्राग भावस्य एव तत् अर्हत्वम इति एतत् वचनम, इति एतत् वचनम असमंजसम अयुक्तम। असमंजसम बराबर अयुक्तम, पूर्ण विराम। तत्र हेतुम आह अभावत्वा विशेषात् इति, अभावत्वा विशेषात् इति, पूर्ण विराम। ठीक, देखिए पंक्ति। अभावत्वे सति अपि, अभाव होने पर भी, प्रध्वंसा भावस्य उत्पत्त्यादि व्यवहार अनर्हत्वम, प्रध्वंसादि भाव उत्पत्त्यादि व्यवहार के लिए अयोग्य, अनर्हत्वम। और प्राग भाव से एव तद अर्हत्वम, और प्राग भाव का ही केवल उत्पत्त्यादि व्यवहार के लिए योग्यता है, ये बात। इति एतत् वचनम असमंजसम अयुक्तम, है कि नहीं? भाष्य में देखिए, इति एतत् असमंजसम, अयुक्त है ये बोलना। क्यों अयुक्त है? इसके लिए हेतु दिया, अभावत्व अविशेषात्, है कि नहीं? अभावत्व में, अभाव में कोई विशेष होता तो तुम्हारा कहना ठीक होता, किंतु अभावों में कोई विशेषता है क्या? नहीं है, इसलिए तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। अभावत्व अविशेषात्, लगे पंक्ति। अभाव में कोई विशेष नहीं है, इसलिए कोई व्यवहार योग्य बताना और ये कोई व्यवहार योग्य न कहना, ये कहना ठीक नहीं है। दृष्टांत दिया, अत्यंत प्रध्वंसा भावयो इव, ये दृष्टांत हुआ। अत्यंत भाव प्रध्वंसा भावयो
इव, इन अभावों की तरह। ठीक है, तो लिखते इसके ऊपर थोड़ा सा दृष्टांत के ऊपर। अत्यंताभाव प्रध्वंसाभावयो हो, अत्यंताभाव प्रध्वंसाभावयो हो अभावत्व अविशेषात्, अभावत्वाविशेषात् यथा यथा न क्वचित व्यवहार योग्यत्वम, न क्वचित व्यवहार योग्यत्वम तथा प्राग्भावस्य अपि इति, तथा प्राग्भावस्य अपि इति। पूर्णविराम। तस्मात् तस्मात् अत्यंताभाव प्रध्वंसाभाववत्, अत्यंताभाव प्रध्वंसाभाववत् प्राग्भावस्य अपि, प्राग्भावस्य अपि परमाणुवादी कारण संबंध कल्पनम, परमाणुवादी कारण संबंध कल्पनम उत्पत्त्यादि व्यवहार अर्हत्व कल्पनम, उत्पत्त्यादि व्यवहारार्हत्व कल्पनम च अयुक्तम एव। अयुक्तम एव। पूर्णविराम। प्राग्भावः, प्राग्भावः न उत्पत्त्यादि व्यवहारार्हः, न उत्पत्त्यादि व्यवहारार्हः अभावत्वात्, अभावत्वात् प्रध्वंसाभाववत्, प्रध्वंसाभाववत् अत्यंताभाववच्च इति प्रयोगात्, अत्यंताभाववच्च इति प्रयोगात् इति भावः, इति भाव। पूर्णविराम। तस्मात् शुद्धे शक्तिमती द्रव्ये आत्मनि, शुद्धे शक्तिमती द्रव्ये आत्मनि अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते इति, अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते इति अर्धविराम। यदा करोति तदा सक्रियं वस्तु, यदा करोति तदा सक्रियं वस्तु अर्धविराम। यदा न करोति तदा, यदा न करोति तदा निष्क्रियं च वस्तु, निष्क्रियं च वस्तु इति तृतीय पक्षः अपि, तृतीय पक्षः अपि काणादाभिमतः, काणादाभिमतः दुष्टः एव, दुष्टः एव। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो दृष्टांत दिया था अत्यंताभाव प्रध्वंसाभाव का, उसको स्पष्टीकरण कर रहे। देखिए, अत्यंताभाव प्रध्वंसाभावयो अभावत्व विशेषत्व, अभाव ही है, कोई उसमें विशेषता नहीं है। तो जैसे यथा न क्वचित व्यवहार योग्यत्वम, जैसे अत्यंताभाव और प्रध्वंसाभाव इनमें किसी प्रकार का क्या नहीं है, व्यवहार योग्यत्व नहीं है। घट का अत्यंताभाव, घट का प्रध्वंसाभाव, वो भी अभाव ही है, किंतु जैसे उनमें कोई व्यवहार योग्यत्व नहीं है, उस प्रकार घट का प्राग्भाव इसमें भी किसी प्रकार का व्यवहार योग्यत्व हो नहीं सकता। ठीक है।
अत्यंत अभाव प्रध्वंसाभाव हो, अभावत्व अविशेषात, क्योंकि अभाव सामान्य है, वो अभाव ही है। तो यथा न क्वचित व्यवहार योग्यत्व, किसी प्रकार से उनमें व्यवहार योग्यत्व माना नहीं। तथा प्राग भावस्य भी, उस प्रकार प्राग भाव का भी कहीं पर भी व्यवहार योग्यत्व नहीं मानना चाहिए। तस्मात् अत्यंत अभाव प्रध्वंसाभाववत्, अत्यंत अभाव प्रध्वंसाभाव की तरह प्राग भावस्यपि, प्राग भाव का भी परमाणुवादी कारण के साथ संबंध की कल्पना करना उचित नहीं है कि नहीं। और उत्पत्त्यादि व्यवहार अर्हत्व, उत्पत्त्यादि व्यवहार के लिए योग्य है वो प्राग भाव, ये कल्पना करना भी अयुक्तम, योग्य नहीं है। लग गया पंक्ति? अनुमान दे रहे आगे। कैसा अनुमान? देखिए, प्राग भाव पक्ष हुआ, न उत्पत्त्यादि व्यवहार अर्ह है कि नहीं, ये साध्य हुआ। उत्पत्ति व्यवहार अर्हत्वाभाव साध्य हुआ, अभावत्वात् हेतु हुआ, और प्रध्वंसाभाववत् अत्यंत अभाववत् दृष्टांत हुआ। तो देखिए, तो पक्ष कौन है? प्राग भाव। तो प्राग भाव न उत्पत्त्यादि व्यवहार अर्ह, उत्पत्त्यादि व्यवहार अर्ह न, उत्पत्त्यादि व्यवहार के लिए योग्य नहीं हो सकता। कौन? प्राग भाव। क्यों? अभावत्वात्, अभाव होने के कारण। किसकी तरह? प्रध्वंसाभाव, क्योंकि जो जो अभाव होता है वह कहीं पर व्यवहार योग्य नहीं होता है। जैसे प्रध्वंसाभाव, जैसे अत्यंताभाव आदि, ठीक है ना। प्रध्वंसाभाववत् अत्यंताभाववच्च इति प्रयोगात्, इस प्रयोग से भी ये सिद्ध हुआ। भाव हो गया। कुल मिलाकर प्रयास किया था किसने? पूर्व पक्षी ने, कानात वालों ने क्या प्रयास किया था अभी अभी? क्या अभाव का कारण के साथ संबंध होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका क्या कर दिया? खंडन कर दिया कि अभाव का कारण के साथ संबंध नहीं हो सकता है। लग गया जी? अब चलिए, तस्मात्, अब उनके पूरे मत का निचोड़ बता रहे हैं कि वो मत उनका ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि आत्मा को सक्रिय भी माना था, निष्क्रिय भी माना था। जब क्रिया होती है तो सक्रिय हुआ, जब क्रिया नहीं होती है तो अब निष्क्रिय हुआ। अब निष्क्रिय जब होता है आत्मा, तो उस समय तो कोई क्रिया न होने से सभी कर्म का त्याग हो गया, ऐसा उनका कहना था। तो वो सब उनका कहना ठीक नहीं है। और वही लिख रहे, तस्मात् शुद्धे शक्तिमती द्रव्ये, शुद्ध ऐसा जो शक्ति वाला द्रव्य, कौन द्रव्य? आत्मा। द्रव्य आत्मनि, आत्मा अविद्यमान क्रिया उत्पद्यते, तो पहले तो क्रिया विद्यमान है नहीं, लेकिन अविद्यमान क्रिया, असत रूप क्रिया उत्पन्न होती है, ये उनका कहना था। अविद्यमान क्रिया उत्पद्यते यदा करोति, जब उसमें क्रिया होती है तब, तदा सक्रिय वस्तु, वही आत्मरूप वस्तु क्या हो जाती है? सक्रिय। यदा करोति तदा सक्रिय वस्तु, यदा न करोति तदा निष्क्रियम, जब नहीं करता है तब निष्क्रियम च वस्तु इति तृतीय पक्ष अपि काणादाभिमत दुष्ट एव। काणाद है कि नहीं, कनाद मुनि का अनुसरण करने वाले जो उनके शिष्यादि है, उनका जो ये सब कहना है वो सब क्या है? दुष्ट एव। हो गया जी? चलिए आगे भाष्य में। अब आगे ननु न एव मिला पंक्ति, तो उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। अब देखिए क्या कहते हैं पुनः वो, ननु न एवास्माभिः प्राग्भावस्य भावापत्ति उच्यते। अन्वय, ननु अस्माभिः प्राग्भावस्य भावापत्तिः न एव उच्यते। ठीक, ननु अस्माभिः प्राग्भावस्य भावापत्तिः न एव उच्यते। देखिए भाई, अभी क्या हो रहा है? अभी तक जो उनका कहना था है कि नहीं, असत कार्यवादी है कि नहीं, काणाद मत का अनुसरण करने वाले, काणाद, ठीक है ना जी, काणाद मुनि का अनुसरण करने वाले, वो क्या कहते थे? असत ही क्या बन जाता है? सत बन जाता है। घट उत्पन्न होने के पहले घट क्या है? असत है, और असत है क्या बन गया? घट बन गया, मतलब अभाव ही भाव बन गया। उनका पूरा खंडन कर दिया। अब उनके ही एक देशी अभी आ रहे हैं, ये जो आ रहा है ना ये मत,
पूर्व पक्ष करके लिखा हम लोगों ने, ये एक देशी का मत है कि नहीं? तो वो क्या है तो देखिए, तो इस मत के बारे में एक वाक्य लिखिए, एषः सत्कार्यवाद पक्षः सत्कार्यवाद पक्षः वैशेषिकैक देशीय पक्षः, वैशेषिकैक देशी पक्षः, वैशेषिक एक देशी पक्षः, पूर्णविराम, अतः एव उक्तम अस्माभिः इति। अतः एव उक्तम अस्माभिः इति हो गया जी। चलिए, अब ये क्या कर रहे हैं, है तो वैशेषिक ही मत है, किंतु उनका कोई एक देशी है। थोड़ा सा सत्कार्यवाद का आश्रय लेकर बात को सुलझाना चाहता है, ठीक करना चाहता है, लेकिन उनका भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा जब अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते तो बहुत सारे दोष दिए गए, खंडन कर दिया। अब हम ऐसा करेंगे, नया युक्ति लड़ाएंगे, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं मानेंगे, भाव से भाव की उत्पत्ति मानेंगे, तब तो कोई दोष नहीं आएगा। ऐसा सोचकर वो अपना मत दे रहे हैं। ठीक, तो ये जो ननु है, ननु एव इत्यादि, उसका भूमिका रूप से एक पंक्ति लिख लेंगे। एवं असत्कार्यवादे दूषिते सति एवं असत्कार्यवादे दूषिते सति लब्धावकाशः सन् सत्कार्यवादी प्रत्यागत्य अर्धविराम भवतु वैशेषिकैः तैः अभिमतः असत्कार्यवादः दुष्टः, असत्कार्यवादः दुष्टः, अर्धविराम अस्माभिः तो सत्कार्यवादः अभ्युपगतः, अर्धविराम स च न एव दुष्टः, इति कथयति ननु इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ। एवं अभी तक के चिंतन के अनुसार असत कार्यवादे दूषिते सति, असत कार्यवाद दूषित होने पर लब्धावकाश सन, तब इसको एक देशी को अवसर मिल गया आगे आने के लिए, तो अवकाश देखकर सत्कार्यवादी प्रत्यागत्य, ये सत्कार्यवादी आकर बोल रहा है क्या, भवतु वैशेषिकैः तैः अभिमत असत्कार्यवाद दुष्ट, वैशेषिक लोगों ने माना हुआ वो जो असत्कार्यवाद है वो दूषित है तो होने दो। अस्माभिः तु सत्कार्यवाद अभ्युपगत, किंतु हम लोगों ने तो सत्कार्यवाद माना है। स च न एव दुष्ट, वो तो दुष्ट है नहीं है। इति कथयति, इस प्रकार से वो कह रहा है ननु से। देखिए भाई, ननु मिला, अस्माभिः प्राग भावस्य भावापत्ति न एव उच्यते, हम लोगों के द्वारा प्राग भावस्य प्राग भाव बनता है ये नहीं कहते, ऐसा हमारे से नहीं बोला जा रहा है। कौन करे, पूर्व पक्षी। देखिए ननु अस्माभिः प्राग भावस्य भावापत्ति, प्राग भाव को ही भाव रूपता प्राप्त होती है,
इति न एव उच्यते, ऐसा हम लोग नहीं कहते। ठीक, फिर क्या कहते भाई आगे, भावस्य एव ही तर्री भावापत्ति। ठीक है ना, यथा घटस्य घटापत्ति, पटस्य वा पटापत्ति। ठीक, देखिए तो क्या कह रहे फिर, तो इसका अन्वय करेंगे थोड़ा। तर्हि भावस्य एव ही भावापत्ति, तर्हि भावस्य एव ही भावापत्ति। आगे सरल है, तर्हि भावस्य एव ही भावापत्ति लिखा ना, यथा घटस्य घटापत्ति, पटस्य वा पटापत्ति। देखिए भाई, तो फिर कैसा मानते वो लोग, तर्हि भावस्य भाव, भाव ही भाव बन जाता है, और ऊपर वाला मत कैसा था, अभाव भाव बन जाता है, उसमें दोष दिए। तो ये कह रहे हम अभाव भाव बनता, ये नहीं कहते अभी। अब क्या करें हम लोग, भाव ही भाव बनता है ऐसा कहेंगे, तब तो कोई दोष नहीं आएगा ना, ऐसा उनका कहना है। देखिए, तर्हि भावस्य एव ही भावापत्ति, उदाहरण दिया उसके लिए, यथा घटस्य घटापत्ति, है कि नहीं, घट से घट उत्पन्न होता है, पटस्य वा पटापत्ति, पट से पट उत्पन्न होता है, ऐसा हम मानेंगे, तब क्या दोष है बताओ। तो बोलेंगे भाई घट से घट उत्पन्न होता है, ये कैसे। तो ये बात ये है कि घट तो जो दिखाई दे रहा है, उत्पन्न होने के पहले वैशेषिक लोगों ने क्या माना, असत, ऐसा हम असत नहीं मानेंगे। घट उत्पन्न होने के पहले घट का कारण जो कपालादिक है उसमें भी विद्यमान है कौन, घट, तो भाव हुआ वो, फिर उसी घट से क्या हुआ, ये घट उत्पन्न हुआ, तो घट से घट की उत्पत्ति हुई, पट से पट की उत्पत्ति हुई, ऐसा मानेंगे। तब तो जो दोष वैशेषिक मत के ऊपर दिया है, असत कार्यवादी के मत पर दिए, वो दोष हमारे पर आएंगे नहीं, ऐसा उनका कहना है। ठीक, तो ये जो दृष्टांत दिया है उसने, घटस्य घटापत्ति ही, इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, स्वकारणे मृदि, स्वकारणे मृदि वर्तमानस्य घटस्य एव, वर्तमानस्य घटस्य एव घट भावापत्ति ही इत्यर्थः। घटस्यैव घट भावापत्ति ही इत्यर्थः, पूर्ण विराम। कार्यम उत्पत्ति प्राग अपि, कार्यम उत्पत्ति प्राग अपि अस्ति इति ही सत्कार्यवादः इति भावः। सत्कार्यवादः इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, स्वकारणे, जैसे घट का कारण हुई मिट्टी, तो स्वकारणे मतलब मृदि, मिट्टी में, वर्तमान से घटस्य, उस मिट्टी में ही विद्यमान है कौन, घट, उस घटस्य एव घट भावापत्ति, वो घट ही क्या होता है, घट बन जाता है, ऐसा मानेंगे। तो क्या हुआ फिर, घट से घट की उत्पत्ति हुई, अर्थात भाव से भाव की उत्पत्ति हुई, न कि अभाव से भाव की उत्पत्ति, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। क्योंकि ये सत्कार्यवाद मानते हैं अपने को, सत्कार्यवादी है कि नहीं। तो कार्यम उत्पत्ति प्राग अपि अस्ति, कार्य उत्पन्न होने के पहले भी है, ये इस बात को जो लोग मानते हैं उनको कहते हैं क्या, सत्कार्यवादी। हो गया, चलिए अब आगे चलेंगे। एतत् अपि, मिला पंक्ति, तो खंडन चालू हुआ, एतत् अपि के ऊपर लिखिए खंडनाम। ठीक, देखिए भाई, एतत् अपि अभावस्य भावापत्तिवत् एव प्रमाण विरुद्धम। ठीक है जी, देखिए एतत् अपि आया है ना, एतत् अपि मतलब क्या, एतत् अपि का अर्थ लिखिए, भावस्य भावापत्ति इति मतम अपि, भावस्य भावापत्ति इति मतम अपि।
मतलब अभी अभी जो ऊपर कहा है ये मत भी भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार मान रहे ये मत भी प्रमाण से विरुद्ध ही है। किसकी तरह लिखा, एतदपि अभावस्य भावापत्तिवत, जैसे ऊपर का मत था ना अभाव से भाव की उत्पत्ति, उसकी तरह ही है। अभावस्य भावापत्तिवत एव प्रमाण विरुद्ध, प्रमाण से क्या है, विरुद्ध है। ठीक है ना, लग गए जी। अब कैसे प्रमाण से विरुद्ध है थोड़ा लिखेंगे उसके ऊपर। भावस्य भावापत्ति इति मतम अपि, भावस्य भावापत्ति इति मतम अपि प्रमाण विरुद्धम, प्रमाण विरुद्धम इति पूर्णविराम। यदि घटः उत्पत्ते प्राक्, यदि घटः उत्पत्ते प्राक् अपि अस्ति, यदि घटः उत्पत्ते प्राक् अपि अस्ति तर्हि कुलालादि कारक व्यापार वैयर्थ्यम, तर्हि कुलालादि कारक व्यापार वैयर्थ्यम, अर्धविराम। पिंडावस्थायाम अपि, पिंडावस्थायाम अपि घट दर्शन प्रसंग, ठीक, अपि पिंडावस्थायाम अपि घट दर्शन प्रसंग पूर्णविराम। किंच घट भावापत्तेः प्राग एव घट भावापत्ते प्राग एव घटस्य सतः द्रव्यस्य, घटस्य सतः द्रव्यस्य पुनः घट भावापत्ति, पुनः घट भावापत्ति इति अयुक्तम, इति अयुक्तम पूर्णविराम। घट भावापत्ते प्राग अपि, घट भावापत्ते प्राग अपि मृति घटः वर्तते, मृति घटः वर्तते इति च अयुक्तम, इति च अयुक्तम अर्धविराम। घट भावापत्ते प्राग, घट भावापत्ते प्राग द्रव्यस्य घटस्य एव, द्रव्यस्य घटस्य एव अभावात् कुतः पुनः, कुतः पुनः तस्य मृद रूपेण अवस्थानम, मृद रूपेण अवस्थानम, प्रश्न चिन्ह। न हि स घटः, न हि स घटः उत्पत्ते प्राक् सिद्धः, उत्पत्ते प्राक् सिद्धः पूर्णविराम। तस्मात् घटोत्पत्ते प्राक्, घटोत्पत्ते प्राक् मृत एव अस्ति, मृत एव अस्ति अर्धविराम। न तो मृद रूपेण घटः, न तो मृत रूपेण घटः इति प्रमाण विरुद्धः एव सत्कार्यवादः। एवं हो गया ना,
इति प्रमाण विरुद्ध एव सत्कार्यवाद। अर्थ देखिए भाई, खंडन कर रहे हैं। भावस्य भावापत्ति इति मतम अपि प्रमाण विरुद्ध नीति। कैसे? यदि घट उत्पत्ति प्रागप्य अस्ति, समझ लीजिए उनके कहने के अनुसार घट उत्पन्न होने के पहले भी मिट्टी में है कौन? घट। यदि ऐसा है तो घट उत्पत्ति प्रागप्य अस्ति तर्हि कुलालादि कारक व्यापार वही अर्थ। पहला कुलालादि का जो कारक का व्यापार है वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो व्यापार किस लिए होता है? घट के लिए। और जिस घट के लिए होता है वो घट तो पहले से ही विद्यमान मान रहे हो, तो कुलालादि को का व्यापार क्या हुआ? व्यर्थ होगा। पहली बात। दूसरी बात, पिंडावस्थायाम अपनी घट दर्शन प्रसंग। यदि मिट्टी का पिंड बना हुआ है या मिट्टी है और उसमें आप घट को मान रहे उत्पन्न होने के पहले भी, तो पिंड काल में जब घट बना नहीं, अभी केवल मिट्टी का एक पिंड बना दिया है, उसमें भी घट का दर्शन होना चाहिए। होता है क्या? नहीं। इसलिए ठीक नहीं तुम्हारा कहना कि उत्पत्ति के पहले भी कार्य होता है करके, ये कहना ठीक नहीं है। पिंडावस्थायाम अपनी घट दर्शन प्रसंग लिख। ठीक है, आगे। किंच घट भावापत्ते प्राग एव। घट भावापत्य, घट भावापत्ति मतलब क्या? घटोत्पत्ति है प्राग एव। घट भावापत्ति है प्राग एव, इसका अर्थ क्या होता है? घटोत्पत्ति है प्राग एव, घट उत्पन्न होने के पहले ही। घट भावापत्ति प्राग एव घटस्य सतः द्रव्यस्य। तो घट उत्पन्न होने के पहले ही, घट भाव प्राप्त होने के पहले ही आपने घट माना है कि नहीं? तो घटस्य सतः द्रव्यस्य पुनः घट भावापत्ति इत्यायुक्तम। पुनः घट भाव की प्राप्ति होती है, ये कहना ठीक नहीं। घट से घट उत्पन्न हुआ, ये तो किसी को भी क्या है? प्रमाण विरुद्ध है ना, कोई इस बात को मानेगा नहीं। पुनः घट भावापत्ति इत्यायुक्तम। लग गया? आगे। घट भावापत्ति प्रागपि मृति घट वर्तते इति च अयुक्तम। और घट भावापत्ति प्राग माने घट उत्पन्न होने के पहले भी मिट्टी में घट होता है, विद्यमान है, घट वर्तते इति च अयुक्तम। ये भी क्या है? कहना अयुक्त है। ठीक। और घट भावापत्ति प्राग द्रव्यस्य घटस्य एव अभावात्। वैसा देखा जाए तो घट उत्पन्न होने के पहले घट द्रव्य का क्या है? अभाव ही होता है। ठीक है ना? तो भी उसको अभाव होते हुए भी आप घट मानोगे तो विरुद्ध हुआ ना। घट भावापत्ति प्राग द्रव्यस्य घटस्य एव अभावात् कुतः पुनः तस्य मूर्धरूपेण अवस्थान। तो पुनः वो घट मिट्टी रूप में स्थित रहता है, ये कहना ठीक नहीं, जबकि उसका अभाव ही होता है। पुनः तस्य कुतः पुनः तस्य मूर्धरूपेण अवस्थान। ठीक। न ही स घट उत्पत्ति प्राक सिद्ध। कुल मिलाकर उत्पत्ति के पहले घट की कोई सिद्धि हो नहीं सकती। न ही स घट उत्पत्ति प्राक सिद्ध तस्मात्, इसलिए घटोत्पत्ति प्राक मृदेव अस्ति। घट उत्पन्न होने के पहले कौन है? मिट्टी ही है, घट नहीं है। ठीक है, जबकि ये लोग घट मान रहे हैं, इसलिए उनका क्या हुआ? खंडन कर दिया। ठीक। तस्मात् घटोत्पत्ति प्राक मृदेव अस्ति न तो मृत रूपे न घट। मिट्टी रूप से घट नहीं है, मिट्टी ही है ना? तो भी मिट्टी होते हुए भी उसको आप घट मान रहे हो, तो आपका मत कैसा हुआ? प्रमाण विरुद्ध हुआ। इति प्रमाण विरुद्ध एव सत्कार्यवाद। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये सत्कार्यवाद भी कैसा हुआ? प्रमाण से विरुद्ध हुआ। लग गया जी? तो खंडन कर दिया। अब एक टिप्पणी और लिखते इसके ऊपर दूसरी। ननु एवं सत्कार्यवाद दूषणात्, ननु एवं सत्कार्यवाद दूषणात् किम ते फलम इति चेत, किम ते फलम इति चेत, प्रश्न चिन्ह। उच्यते उच्यते उत्पत्ति प्राग अपि, उत्पत्ति प्राग अपि आत्मवस्तुनि क्रिया अस्ति। आत्मवस्तुनि क्रिया अस्ति इति सत्क्रियस्य आत्मनः
सत्क्रियस्य आत्मनः कर्मणाम अशेषतः त्याग असंभवः, अशेषतः त्यागासंभवः इति एवं रूप सत्कार्यवादी हृदयस्य इति एवं रूप सत्कार्यवादी हृदयस्य एवं रूप सत्कार्यवादी हृदयस्य निर्भेदनम एव फलम, निर्भेदनम एव फलम। देखिए भैया अर्थ, कोई पूछ रहा है कि ननु एवं इस प्रकार से सत्कार्यवाद दूषणात् किमते फलम, असत्कार्यवादों का खंडन कर दिया, कोई बात नहीं, बहुत विरुद्ध था, किंतु उस प्रकार से सत्कार्यवादियों का भी खंडन कर रहे हैं, तो क्या आपको खंडन करने से मिलेगा, क्या फल है, क्या लाभ है, ऐसा कोई पूछ रहा है। ननु एवं सत्कार्यवाद दूषणात् किमते फलम इति चेत, तो उच्चते उत्तर दे रहे, इसलिए हमको उनका खंडन करना आवश्यक है। क्यों बता रहे, उत्पत्ति प्रागपि आत्मवस्तुनि क्रिया अस्ति, ऐसा वो लोग मान रहे फिर, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है, कोई भी वस्तु उत्पन्न होने के पहले ही उस कारण में रहती है, ऐसा उनका सिद्धांत है। उस प्रकार किसी आत्मा में क्रिया दिखती है, उस क्रिया उत्पन्न होने के पहले भी उस आत्मा में रहती है क्या, क्रिया, ऐसा इनका सिद्धांत हुआ। अब यदि उसमें इस रूप से भी क्रिया रहती है, हमेशा क्रिया रहती है, तो आत्मा कैसा हुआ, क्रिया वाला हुआ, सत्क्रिय हुआ। और यदि क्रिया वाला आत्मा मानेंगे तो सभी क्रिया का त्याग असंभव, लेकिन ये जो कहना है सभी कर्म का संन्यास, ये बन नहीं पाएगा, इसलिए इनका खंडन करना भी आवश्यक है। देखिए भाई, उच्चते उत्पत्ति प्रागपि आत्मवस्तुनि क्रिया अस्ति, आत्मा रूप वस्तु में क्रिया है, इति सत्क्रियस्य आत्मन, इस प्रकार क्रिया रूप आत्मा से कर्मणाम अशेषत त्याग असंभव, क्योंकि आत्मा कैसा माना आपने, क्रिया वाला माना है कि नहीं, फिर क्रिया युक्त आत्मा से कर्मणाम अशेषत त्याग, सभी कर्मों का अशेष रूप से त्याग असंभव हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसे इनका कहना है। क्यों कहते हैं कि आत्मा से सभी क्रिया का त्याग संभव नहीं है, जैसे कि वेदांतियों ने माना है कि सभी क्रिया का क्या त्याग संभव माना है, ये कहते सभी क्रिया का त्याग संभव नहीं है। कर्मणाम अशेषत त्याग असंभव इति, इस प्रकार से एवं रूप सत्कार्यवादी हृदयस्य, इस रूप से जो सत्कार्यवादियों का हृदय है कि अभिप्राय है, सिद्धांत है, उसका निर्भेदनम एवं फलम, उसका भेद कर देना, उसका खंडन करना, अर्थात उनका वो चुकीची बात है, गलत बात है, इसको बताना, यही हमारा क्या है, फल है, खंडन करने का तात्पर्य है। लग गया जी, ये हुआ एक बात। अब जो पारंपरिक सत्कार्यवादी है, सांख्यादि लोग, उनका भी खंडन करेंगे, इसका विचार हम लोग कल करते हैं आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।